यस। सो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले जो थोड़ा सा हमारा वो क्वेश्चन रह गया है जो कल ही कंप्लीट हो सकता था, ठीक है, बस 15-20 मिनट और लगते थे, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना हो पाया, तो वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सो मैं इसके पहले आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका हूं, दिख रहा है ना? हाँ, इसके पहले मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका हूं कि क्लोजिंग किस तरह से होता है। हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक इंडेक्स के जैसा देखा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस टू ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। हमने वही देखा कि कैसे नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रेडिंग पीएनएल में हम ट्रांसफर करते हैं, और हमने ये भी देखा कि क्या ट्रेडिंग में जाता है और क्या पीएनएल में जाता है। विदाउट लर्निंग मगिंग अप, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, द कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारते हुए अब हम लोग समझ सकते हैं कि भैया ट्रेडिंग का पर्पस क्या है और पीएनएल का पर्पस क्या है, राइट? इट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का समरी हम लोग एक जगह पे ला रहे हैं एंड दिस समरी कम्युनिकेट किया जा रहा है लोगों तक, बराबर। लेकिन अब एक और चीज रह गया है। क्या रह गया है? हमने नॉमिनल अकाउंट्स को तो समराइज कर दिया, लेकिन जो हमारे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है ये तो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैसे समराइज किया जाएगा? तो इसके लिए हम लोग अलग से बनाते हैं बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में भी देखो, यहां पर मुझे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड जो कुछ भी करना है उसके लिए भी वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री, ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री पास करते वक्त हम लोग क्या करेंगे? देखो, एक चीज यहां पर है, हम लोग यहां पर जैसे एक एक करके आपको दिख रहा है। आप लोग अभी मुझे थोड़ा हेल्प करना, क्योंकि ये थोड़ा जंबो जर्नल एंट्री होगा, मुझे आप सबका हेल्प चाहिए अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एट द स्टेज सब ये समझ जाओगे कि भैया डेबिट बैलेंस कौन से में है और क्रेडिट बैलेंस कौन से में है, ठीक है। सिर्फ मुंडी नहीं हिलाओगे, सच में समझोगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे जहां पे डेबिट बैलेंस है हम उन अकाउंट्स को करेंगे क्रेडिट। देखो, मैं क्लोज कर रहा हूं ना, इसलिए ऑपोजिट, जिनमें डेबिट बैलेंस है उनको करेंगे क्रेडिट, और जिनमें क्रेडिट बैलेंस है उनको करेंगे डेबिट, ठीक है। तो अभी मुझे लाइन से, जैसे अभी कैपिटल अकाउंट है, इसमें कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो मुझे आप एक एक करके अकाउंट्स पलटाते जाओ और मुझे एक एक करके सिर्फ क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट्स के नाम बताना और उनका अमाउंट बताना। मैं इसका जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, आप लोग बाद में कॉपी कर लेना उसको, ठीक है। सो 31 दिसंबर को मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है अमाउंट बताओ मुझे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस? 9,54,150। आई होप कि कल के जो भी हम लोगों ने पोस्टिंग वोस्टिंग कर दी है वो सब हो जाने के बाद का बता रहे हो आप, है ना? है ना? हाँ। सो कैपिटल के बाद नेक्स्ट कौन सा क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है? एसबीआई लोन अकाउंट। सो एसबीआई लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने 20 लाख शायद ना, 20 लाख। और बोलो, मैक एंड कंपनी अकाउंट, $1,50,000, ठीक है। और सैलरी पेबल अकाउंट, कितना? 55, ओके। और हाँ, सैलरी पेबल के बाद क्रेडिटर्स नहीं, मुझे एक एक करके नाम ही बताओ फिलहाल। टिचकुले अकाउंट, टिचकुले अकाउंट डेबिट कितना? 33,000। सब लोग चेक करेंगे, हो सकता है कि कुछ गलती भी हो टोटलिंग बैलेंसिंग में, इसलिए सब लोग चेक करो, ओके। धमाले अकाउंट, $22,000। और सिंह ट्रांसपोर्ट अकाउंट, कितना?
10,000 और इलेक्ट्रिसिटी पेबल अकाउंट कितना 2,300 और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट कितना 1,92,500। नेक्स्ट हो गया, सारे हुए। देखो भाई बात को समझने की कोशिश करो। एक 11th-12th का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है कि टीचर बता देता है, अपन चुपचाप लिख लेते हैं। उन्होंने बताया, हमने लिख लिया, बताया लिख लिया, बताया लिख लिया, फिर क्वेश्चन होमवर्क दिए, लिख लिख के ऐसी आदत डाल ली कि भैया नींद में भी कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा क्या करने का है। ठीक है, ये 11th-12th तरीका था। यहां पर तरीका क्या है, यहां पे आपको हो सकता है कि जो आपने प्रैक्टिस किया वैसा क्वेश्चन दिखे और हो सकता है कंप्लीटली एक नया क्वेश्चन दिखे। आईसीएआई चेक करना चाहता है कि आपको नॉलेज कितना है। ओके, तो ये कॉपी करने से कोई फायदा नहीं, इसे समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसे लिखते वक्त, समझते वक्त आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि अब अगर मुझे अकेले बैठ के, मैं अकेला हूं, मेरे हेल्प में कोई नहीं है, तब अगर मुझे कोई इसे करने बोले तब भी मुझे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है अभी के अभी इसको क्लास में क्लियर करो। मैंने क्या किया, मैंने वो सारे पर्सनल और रियल अकाउंट्स जिनमें क्रेडिट बैलेंस था उन सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, कहना है इसे कि इतने ही अकाउंट बचे, बाकी सब तो क्लोज हो चुके हैं, बराबर। अब जिन अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस बचा है उन सबको मैं करूंगा क्रेडिट, उल्टा। ठीक है, तो अब मुझे देख के बताओ कौन से अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। सबसे पहले 2 फर्नीचर अकाउंट, कितना 36,000, मैं इन्हें कर रहा हूं क्रेडिट। ठीक है, अगला कंप्यूटर अकाउंट, कितना 45,000। अगला मशीन अकाउंट, मशीन या मशीनरी अकाउंट, कितना 1,75,000, बरोबर। नेक्स्ट 2, समझा नहीं क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6 लाख रुपए और प्रीपेड सैलरी अकाउंट 1 लाख और रवि 49,750। देन गुरु, ओ गुरु कितना है 36,500 है। ठीक है, और शनि कितना 24,100। ठीक है, और बोलो प्रीपेड रेंट 30,000 बरोबर, करेक्ट। और बोलो कैश, वेरी गुड, ये भूले नहीं। ठीक है, कितना 12,58,500 और टू बैंक एसबीआई 8,56,600 और इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा ना, हाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल 67,500 और क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 और बस इतना ही है। ये हुआ क्लोजिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोजिंग जर्नल एंट्री। अब परंपरा अनुसार जर्नल एंट्री का करना होता है पोस्टिंग। ठीक है, आंखें खुल रहे हैं कि भाई साहब कितना 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 ज्यादा शॉर्टकट में पढ़ के आए हैं हम लोग।
हकीकत क्या होता है और हम क्या पढ़े हैं। आंखें खुल रही है अभी? ठीक है, आईसीआई ये सब एक्सपेक्ट करता है कि ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स शुड बी नोइंग दिस। जरा सोच के देखो, अगर हमें रिपीट भी करना पड़ा, यू शुड एक्चुअली थैंक योर किस्मत कि अगर मैं ये सब जाने बगैर आगे बढ़ता तो इनकम्प्लीट सीए बनता। अब कम से कम मैं जान के आगे बढ़ रहा हूं। कभी कभी कुछ कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ उस वक्त के लिए हमें बुरा लगता है, खराब लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें भगवान हमसे जबरदस्ती करवा लेता है ताकि यार कुछ अच्छा हो आगे चल के, लॉन्ग टर्म में। शायद शॉर्ट टर्म में कुछ बुरा जरूर हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा होगा, राइट? तो दैट्स इट। अभी हम लोग अभी इसकी पोस्टिंग करने जा रहे हैं। कैसे पोस्टिंग करेंगे? प्रॉब्लम, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख तो दूंगा 9,54,150, लेकिन पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखूं? 9,54,150 टू क्या 9,54,150 कहां से मैच हो रहा है? टू क्या लिखूं? टू फर्नीचर लिखूं क्या? तो टू कैपिटल सब लिख दूं? नहीं, सब कैसे लिखूं यार, उसमें एसबीआई लोन वगैरह भी तो है। प्रॉब्लम यह है कि मैं जब पोस्टिंग करता हूं किसी जर्नल एंट्री का, तो जहां मैंने डेबिट किया है वहां लिखता हूं कि क्रेडिट किसको किया, और जहां क्रेडिट वहां पे लिखता हूं डेबिट किसको किया। मैं दूसरे अकाउंट के बारे में लिखता हूं, बराबर। लेकिन यहां पे कैसे लिखूं? यहां पे तो मल्टीपल अकाउंट्स है और मल्टीपल अमाउंट्स है, अलग अलग अमाउंट, कोई मैच ही नहीं कर रहा। तो इस एंट्री को हम क्या कहते हैं? ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ऐसे जर्नल एंट्री को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। कॉम्प्लेक्स नाम से ही ऐसा क्यों कहा जाता है, आप समझो इस बात को। ये जर्नल एंट्री ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है भाई, इसकी पोस्टिंग कैसे करूं मैं? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, गेटिंग मी? तो एज अ रिजल्ट अब हम इसकी पोस्टिंग करते वक्त किसी अकाउंट का नाम ना लिखते हुए इसका पर्पस लिख देते हैं, ठीक है? देखो, इंस्टीट्यूट कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी देखो, ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स से ऐसे किसी तरह से पूछ लिया तो 80 to 90% जनता इंडिया के क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन? मुझे बताइए कि कैरी फॉरवर्ड जो लिखा जाता है किसी अकाउंट में, सो एंड सो अकाउंट कैरी फॉरवर्ड, वो किस चीज की वजह से लिखा जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये पूछ लिया तो 80 to 90% लोग क्लीन बोल्ड उसको छोड़ के आएंगे। पता नहीं यार क्या पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस। दिस इज आवर फॉल्ट इफ वी आर कॉलिंग इट एज आउट ऑफ सिलेबस। दिस इज विद इन द सिलेबस, लेकिन हम नहीं पढ़ते, ठीक है? एंड अनफॉर्चुनेटली ये पूरे इंडिया में हो रहा है। वो गलती जो सब कर रहे हैं हमें नहीं करना है, हम इसको सीख के जाएंगे, हम इसे पढ़ के जाएंगे, ओके? तो मैं यहां पे किस तरह से लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा 954,150। कैसे लिखूंगा? यहां आ गया मैं कैपिटल अकाउंट में, ये आ गया मैं, यहां लिखूंगा 9,54,150। ये मैं उस जर्नल एंट्री का ही पोस्टिंग कर रहा हूं, लेकिन यहां पर किसी अकाउंट का नाम मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं लिख दूंगा पर्पस। क्या है ये? इस बैलेंस को मैं कर रहा हूं कैरी फॉरवर्ड, अगले साल मैं इस बैलेंस को ले जा रहा हूं। सो दिस इज द पोस्टिंग ऑफ इट। समझे बात को? सो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखने के पीछे भी एक जर्नल एंट्री होता है, ओके? अब जरा एक बार के लिए याद करके देखो, आपने ये गलती आपने भी किया है। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमने सबके बैलेंसेस निकाल लिए थे, बराबर। हम लोग अक्सर यही करते हैं कि बैलेंस तो घर की खेती है यार, कभी भी निकाल लो यार। हमेशा अपने को ऐसा लगता था, हमने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बैलेंस लिखने के पीछे भी एक जर्नल एंट्री होता है, ठीक है? तो अब जान लो कि अकाउंटिंग में किसी भी चीज का जर्नल एंट्री के बगैर काम नहीं होता, एक्सेप्ट इट इज अ वन साइडेड एरर रेक्टिफिकेशन, ठीक है? अदरवाइज हर चीज के पीछे एक जर्नल एंट्री होता है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, चलो अभी उस जर्नल एंट्री को सब लोग लिख लो। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको, जहां तक मेरा ख्याल है अभी जगह नहीं बचा होगा, सबके जर्नल के जगह फुल हो गए होंगे। जूम करूं? ठीक है, यहां तक ऐसा करता हूं, देखो आप लोग। हाँ, इसके बाद भी है, नहीं जर्नल हो गया यहां पे, ये लास्ट जर्नल। ओपनिंग अगले साल आएगा, अभी क्यों आएगा? हाँ, वो करेंगे ना, उसके लिए जगह अलग से। हाँ, ये हो गया यहां तक? अच्छा, नहीं बाकी सबको भी लिख लेने दो, बाकी सबको भी लिख लेने दो।
हो गया लिखना? एसी चालू है कि बंद है? हाँ नहीं देखो अपने क्लास में मेरे टाइम पे तो फर्क नहीं पड़ता, दोपहर को क्या हाल होता है सबका? तो आपने किसी को बोला नहीं? नहीं आई मीन ठीक है मैं बात करता हूँ। अभी फिलहाल चालू है कि बंद है? ये चालू है, ये चालू करना है कि रहने दूँ? चालू है? अच्छा लग नहीं रहा चालू है। चालू है? नहीं इसको कुछ कराना पड़ेगा, सर्विसिंग या ठीक कराना पड़ेगा कुछ, इसको करते हैं इसको। देखते ना टेंशन मत लो, मैं हूं ना अभी, टेंशन मत लो, सब टैली होगा, ठीक है? हाँ क्लोजिंग स्टॉक लास्ट, नरेशन, यस दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सर नरेशन क्या लिखा? सबका हो जाने दो फिर लिखते अपन, या मैं लिख देता हूं, जिनका हो गया वो लिख लो यहां पे। बीइंग assets and liabilities carried forward to next accounting period. Being assets and liabilities carried forward to next accounting period. ठीक है? हुआ? कौन सा? एक उसका हो जाने तो हो गया। और कौन सा बचा है? जिनका लिखना हो गया वो वेट मत करो, इसकी पोस्टिंग तो शुरू कर दो। लेजर अकाउंट में पोस्टिंग में क्या लिखना है? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वही लिखना है। हाँ 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 मैंने 2 दिन पहले तक का कर दिया अपलोड, वो प्लेलिस्ट में अपडेटेड होगा। वो मैंने प्लेलिस्ट कितने जनों के साथ शेयर किया, जिनके पास प्लेलिस्ट नहीं है वो प्लेलिस्ट मुझसे मांग लेना, ठीक है? इंडिविजुअल एक एक डालने की जगह। अरे कुछ चीजें तो एक्सक्लूसिव रखो, एक्सक्लूसिव तुम लोगों के लिए, पब्लिक थोड़ी करेंगे उसको। हाँ वो आज मैं क्रिएट कर लेता हूँ, वो जरूरी हो जाएगा क्योंकि अरे कल थोड़ा सा कुछ एक काम आ गया था इंपॉर्टेंट, तो उस चक्कर में ना, अच्छा तो फिर भूल गया मैं। हाँ जी अभी मैं एक चीज और शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उसको मैं इसलिए आज एक ग्रुप बना लूंगा अलग से, ये ऑनलाइन वालों के लिए भी है
ऑफलाइन वालों के लिए भी है, सबके लिए एक अलग से अकाउंट्स का ग्रुप रहेगा, और सबको अभी उसमें कैसे ऐड करें, डेट विल बी अ टास्क, अभी देखते हैं मैं उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा सबको, ठीक है, उस तरह से ऐड कर लेते हैं। हाँ वही अभी वही करते हैं ऐसा। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि कुछ चीज़ें अभी और भी आएंगे अभी, जैसे आई विल बी स्टार्टिंग अ ट्रू एंड फॉल्स सीरीज, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स सीरीज में क्या होगा, रैंडम अलग अलग ट्रू एंड फॉल्स, ओके, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं वो ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले एग्जाम के ट्रू एंड फॉल्स, एक वीडियो में एक ही ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन, विथ प्रॉपर रीजन, एक वीडियो में एक ही ट्रू एंड फॉल्स। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज करना है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको उस ट्रू एंड फॉल्स को लिख लेना है विथ रीजन, ठीक है, अपने मर्जी से अपने मन से लिखना है। ऐसा नहीं कि वो वीडियो देखते देखते लिख लिया, ऐसा नहीं, देख लिया समझ लिया वीडियो बंद, अब अपने मन से लिख रहे अपन, ठीक है। प्रैक्टिस, ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस हो रही है इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये ट्रू एंड फॉल्स एक बार देखना शुरू करो। पहले अपन एग्जामिनेशन के सारे ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करेंगे, और वो खत्म होने के बाद मॉड्यूल में भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रू एंड फॉल्स है वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम बचा तो उसके अलावा मैं अपने मन से ट्रू एंड फॉल्स बना के डालूंगा, लेकिन डेली का कम से कम एक ट्रू एंड फॉल्स तो कर ही सकते हैं, क्या बुरा है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स पक्के तो 12 मार्क पक्के, 6 into 2 विथ रीजंस, करेक्ट। नहीं, पहले पोस्टिंग करो। पोस्टिंग सबका हो गया, सारे अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड, सॉरी कैरी फॉरवर्ड लिख दिया सबने। देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया है, व्हाट वी हैव टू राइट हियर इज कैरी फॉरवर्ड लिखना है और इसका टोटल लिखना है। जैसे इसका टोटल कितना है अभी, व्हाट इज द टोटल, 9,69,150, बराबर। इसी तरह से फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अब याद करो एक बार, ये चीज आप लोग पहले भी कर चुके हो, हर एक अकाउंट में अपन बैलेंसेस ऐसा लिखा करते थे, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक जर्नल एंट्री भी होता है। अभी ये जमा, बट एक चीज याद करके देखो, एक चीज आराम से सुनो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्या ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम नॉमिनल अकाउंट्स में भी कर रहे हैं? नहीं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सिर्फ पर्सनल रियल अकाउंट्स में आ रहा है। नॉमिनल अकाउंट्स या तो ट्रेडिंग या तो पीएनएल, बराबर है कि नहीं। लेकिन हम लोग जनरली स्पीकिंग ट्रायल बैलेंस जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कभी तो उस जमाने में अपन ने हर एक अकाउंट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखना सीख लिया, और वो तब से आज तक चला आ रहा है। अपन हर एक अकाउंट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख देते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने क्या सीख लिया, नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, बराबर। नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड। क्या कहा, नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड, बट पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड कैरीड फॉरवर्ड। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे इंस्टीट्यूट पूछता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। और ये छोटी बातों की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देते तो तब हमें हार्ड लगता है, यार क्या पूछ लिया यार। ओके चलो ठीक है, हाँ जी, फिर से लिखो, उसको लिख लो आप लोग इस बात को, है ना। नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर क्लोज्ड। इसको आप अपने बुक में ही लिखना, की पॉइंट्स के लिए पेज छोटा हुआ है पीछे, समरी, कुछ की समरीज वगैरह के लिए एक पेज रहा होगा आपके फाइनल अकाउंट्स के पीछे, फाइनल अकाउंट्स के पीछे ही लिखो। देखो फाइनल अकाउंट्स में समरी नोट्स में लिख लो, यहां पे पेज 7.23 में, वहां पे काफी ब्लैंक छोड़ा है मैंने फाइनल अकाउंट्स में। अपने को बहुत कुछ लिखना अभी फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। तो वहां पर 7.23 में आ जाओ, वहां पे लिख दो नंबर देके लिख लो, नॉमिनल अकाउंट्स ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस
लॉस, इनकम, गेन। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि डिपेंड करता है भाई, हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, मॉडर्न अप्रोच से जा रहे हैं तो इनकम एक्सपेंस बोलेंगे, बराबर। सो नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, ओके, they are always closed at the end of the accounting period by transferring balance to trading account और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी पढ़ा नहीं हमने, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अक्सर एक टेरर की तरह रह जाता है, हम लोग काफी घबराते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, लेकिन बिलीव मी, ट्रेडिंग पीएनएल जिस तरह से आप लोगों को समझा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उतने ही आसानी से दिमाग में जाएगा। इट इज सुपर इजी, बस उसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। तो वो भी हम लोग समझ लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो उसको लेके, ठीक है। ये हुआ। अब उसके नीचे लिखो पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखना assets or liabilities are never closed यहां पे लिखना unless written off or settled। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना गिर पड़ा अकाउंट तो क्लोज हो गया था ना, वो क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि वो सेटल हो गया, ठीक है। अगर सेटल नहीं हुआ तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अनलेस रिटर्न ऑफ और सेटल्ड, ओके। द बैलेंस इज ऑलवेज कैरीड फॉरवर्ड टू next accounting period। The balance is always carried forward to next accounting period। ठीक है। अब सिर्फ सुन लो एक बार कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने ट्रू एंड फॉल्स बना लिया, यहीं बैठे बैठे ट्रू एंड फॉल्स बना रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड बट पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज, ट्रू और फॉल्स? मैंने उल्टा बोला, बराबर। अच्छा, इसी तरह से और बारीकी में जाके पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कैश बुक में गए हम लोग, ठीक है। द बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम आर ऑलवेज क्लोज्ड, but the balances of discount allowed column and discount received column are always balanced, true or false? कैश बुक याद है, 3 कॉलम है, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश एंड बैंक कॉलम्स आर ऑलवेज क्लोज्ड while discount columns are always balanced, true or false? आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ICAI। क्या कहा मैंने? फिर से कह रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। द कैश एंड बैंक कॉलम्स आर ऑलवेज क्लोज्ड बट द डिस्काउंट कॉलम इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सोच के देखना, अगर मैं कैश कॉलम और बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमिनल अकाउंट्स? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्या?
डिस्काउंट कॉलम क्या है? डिस्काउंट कॉलम इज नॉमिनल, बराबर। सो डिस्काउंट कॉलम सबसे पहली बात ना टोटल होता है ना बैलेंस होता है, आई मीन सॉरी, ना क्लोज होता है ना बैलेंस होता है। डिस्काउंट कॉलम क्लोज भी नहीं किया जाता, डिस्काउंट कॉलम बैलेंस भी नहीं किया जाता। डिस्काउंट कॉलम का टोटल लिया जाता है और उस टोटल को हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सो डिस्काउंट कॉलम्स आर नीदर बैलेंस्ड नॉर क्लोज्ड, दे आर टोटल्ड, ठीक है। वाइल कैश एंड बैंक दीज आर रियल अकाउंट्स, ठीक है। सो इनको हम बैलेंस करते हैं, इसका बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। दीज आर नेवर क्लोज्ड, दीज आर बैलेंस्ड। ओके, आंसर था फॉल्स। मैंने कैश और बैंक के बारे में कहा था क्लोज्ड, नहीं भाई क्लोज नहीं होता, वो बैलेंस होते हैं। और मैंने कहा था कि डिस्काउंट कॉलम्स आर बैलेंस्ड, तो डिस्काउंट कॉलम बैलेंस भी नहीं होता, डिस्काउंट कॉलम टोटल होता है, ठीक है। अब इसके रीजनिंग में आपने कैश एंड बैंक में बराबर लिख लिया सपोज, ठीक है, लेकिन आपने डिस्काउंट के बारे में लिखा नहीं, डिस्काउंट कॉलम इज क्लोज्ड। बैलेंस्ड की जगह आपने बाई चांस अगर लिख दिया क्लोज्ड, गया दिमाग। इतनी बारीक मिस्टेक है सर, टोटल्ड की जगह मैंने क्लोज लिख दिया, इतना सा एक वर्ड का मिस्टेक, लेकिन आधा मार्क गया आपका। आधा क्या, 1 मार्क भी जा सकता है। गेटिंग मी? तो देखो इंस्टीट्यूट छोटी छोटे क्लैरिटी पे भी मार्क्स काट देगा। ओके, तो ये सब का ध्यान रखना है हमें। ओके, चलो ठीक है। अब ये तो लिख लिया। अब पॉइंट ये है कि आप लोगों ने पोस्टिंग भी कर दिया, इसका सारे लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग कर दिए। सर ये सब तो हो गया, लेकिन अब समरी लोगों तक कैसे पहुंचा है? हम क्या लेजर दिखाएं उनको? लेजर तो नहीं दिखाएंगे, इसलिए हमें अलग से बनाना होता है बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में भी मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पर। देयर आर बेसिकली डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट, देयर आर डिफरेंट वेज। इंडियन वे भी बताऊंगा मैं आपको, और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, और फॉरेन सब जगह नहीं, लेकिन जैसे यूएस वे में आपको बताऊंगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। और एक इंडियन वे इज बेसिकली कॉपी ऑफ द यूके वे। ओके, अपन ने ब्रिटिशर्स से बहुत सारी चीजें कॉपी कर लिए और वो आज तक चले आ रहे हैं, उसके पीछे अपन सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वाज द यूके वे एंड व्हाट वाज द यूएस वे। ये चीजों के बारे में कोई नहीं सोचता, हम लोग उसके बारे में अभी देखने जा रहे हैं। ओके, चलो आराम से, लेट्स कम टू बैलेंस शीट। आपके ही सॉल्यूशन में पीछे बैलेंस शीट का जगह बना हुआ है, दिखा आपको बैलेंस शीट, ठीक है। दिस इज बैलेंस शीट ऑफ अभी लिमिटेड, ठीक है। बैलेंस शीट में मैं पोजीशन बता रहा हूं, क्योंकि कैश पोजीशन हर रोज बदल रहा है, बैंक पोजीशन हर रोज बदल रहा है, तो मैं ये पोजीशन बता रहा हूं एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। यहां पर मैंने 2 साइड बनाए हैं। ये 2 साइड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ लिस्ट। इस बात को समझो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अब फिर से बता रहा हूं। देखो इस बात को भी, इस बार आप लोग इसको लिख के कर रहे हो, इसलिए ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये जो है, ये सारे के सारे अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, समझ रहे हो बात को? ये सारे अकाउंट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स। समझ रहे हो बात को? ये सब के सब क्या है? लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स। और ये सब क्या है? ये सब है लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस अकाउंट्स। समझे बात को? तो ये 2 लिस्ट को हमें वहां पे लिख देने का है, ठीक है। अब कौन से लिस्ट को कहां लिखने का है, ये आपकी मर्जी, शफल करके जहां मर्जी लिखो, 2 लिस्ट लिखने बस, ठीक है। इंडियन पैटर्न ये कहता है कि बैलेंस शीट को भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे बाकी सब लिखते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसे लिखते हैं क्योंकि वो पहले दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में इसे लिखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को नाम दिया गया लाइबिलिटी साइड, लेकिन इट इज एक्चुअली द साइड ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस अकाउंट्स। सो आओ यहां पे वापस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मैं यहां पे लिख रहा हूं, कहां गया बैलेंस शीट, ये रहा, ठीक है। यहां पे मैं लिख के रख रहा हूं, दिस इज द लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, और एसेट साइड बोले तो लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस
अकाउंट्स जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब उस लिस्ट को यहां पे अपने को कॉपी कर देने का है। चलो, कोई भी एक जन भी अगर बताओ तो भी चलेगा। जर्नल एंट्री को देखो, वहां पे क्या क्या है। सबसे पहले वहां पे कैपिटल था, शायद से कितना था बैलेंस, 954 150 बराबर। उसके बाद वही लिस्ट को एज इट इज लिखे जा रहे हैं अपन। उसके बाद क्या है, SBI लोन कितना, 20 लाख, आई मीन लाख, सॉरी। उसके बाद मैक एंड कंपनी 1,50,000। उसके बाद सैलरी पेबल 55,000। उसके बाद टिचकुले। अब देखो कैसा होता है, फिलहाल हमारे पास 2 या 3 ही नाम है। एक तो टिचकुले, एक धमाले का, और सिंह ट्रांसपोर्ट है बराबर। 3 नाम है। जब 3 नाम है तो हम लोग यहां पे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोच के देखो, कहने से कि नाम ऐसे कुछ 50-100 भी हो सकते हैं या हजारों में भी हो सकते हैं यार, बता नहीं सकते, ऐसे बहुत हो सकते हैं। तो अगर ऐसे बहुत हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन अकाउंट्स का एक अलग से लिस्ट बनाते हैं, अलग से पेज में। उस लिस्ट के टोटल को कहते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। देयर इज नो अकाउंट कॉल्ड एज क्रेडिटर्स अकाउंट मेड इन योर लेजर। लेजर में क्रेडिटर्स या डेटर्स नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं है। ओके, सो व्हाट इज क्रेडिटर्स, व्हाट इज डेटर्स, ये अलग से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जहां पे जिन जिन को पैसा पेबल है उनके नाम लिख के उसका टोटल ले लिया जाता है। दैट टोटल इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स या डेटर्स। समझे बात को? हम लोग आज भी आगे हमारे कैलकुलेशंस में भी हम डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, लेकिन मन में एटलीस्ट क्लैरिटी रखो, देयर इज नो सच अकाउंट कॉल्ड एज डेटर्स क्रेडिटर्स। इट इज बेसिकली द टोटल ऑफ द पर्संस फ्रॉम whom money is receivable और द टोटल ऑफ द पर्संस टू whom the money is payable। ठीक है, फिलहाल तो ऐसे ही लिख लेते हैं अपन, क्योंकि ज्यादा नहीं है। अगर ये 100-200 होते तो जरा तो सोच के देखो बैलेंस शीट कितना हो जाता, रजिस्टर होता बैलेंस शीट का। ठीक है, चलो टिचकुले, टिचकुले भाई का बैलेंस कितना है, 33,000 रुपए। फिर धमाले, धमाले हाँ कितना है, 22,000। और कौन है, सिंह ट्रांसपोर्ट, कितना बैलेंस है, 10,000। और कौन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, कितना है, 2300 रुपए। और क्या है, इंटरेस्ट, हाँ मतलब इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट ऑन लोन मत बोलना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज अ सेपरेट अकाउंट। इंटरेस्ट पेबल इज अ लायबिलिटी। ठीक है, कितना ही है, 67, अच्छा सॉरी हाँ 1,92,500। और क्या है, बस इतना ही है। अब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बेसिकली इट इज लिस्ट ऑफ अकाउंट्स कैरिंग डेबिट बैलेंसेस। अब जरा सोच के देखना, उल्टा नहीं हो रहा। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अब तक हमें आदत है अगर टी फॉर्मेट में लिखते तो इस तरफ लेफ्ट में डेबिट वाली चीजें आते हैं, अभी उल्टा नहीं कर रहे आप। इंडियन मेंटालिटी क्या थी कि वो जो जर्नल एंट्री लिखा उसमें पहले क्रेडिट बैलेंस वाली चीजें दिखाई दिए, इसलिए यहां पे लिख दिया। गेटिंग मी? नाउ अंडरस्टैंड द यूएस मेंटालिटी। यूएस मेंटालिटी कहता है कि भाई दिस साइड इज बेसिकली ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज द डेबिट साइड। तो यहां पर लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस अकाउंट लिखो और यहां पर लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट लिखो। यूएस में जगह आके आप बैलेंस शीट बनाओगे, या इवन टुडे इफ यू गूगल एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूएस बेस्ड कंपनीज, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में असेट्स का लिस्ट दिखेगा, राइट हैंड साइड में लायबिलिटीज। वैसे ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि टी फॉर्मेट मैंने आपको पहले दिन ही क्लियर कर दिया था। ये टी फॉर्मेट अभी है ही नहीं, ये कहीं नहीं चलता, ये सिर्फ हमारे एग्जाम में चल रहा है अभी।
ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में टी फॉर्मेट है ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो ठीक है भैया, स्टेटमेंट फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिस्ट कैसे भी लिखो, सबको एक लाइन में लिखना है अपने को, ठीक है। ओके, चलिए बताइए क्या क्या है। फर्नीचर 36,000, फिर कंप्यूटर 45,000, फिर मशीनरी कितना 1,75,000, देन इन्वेस्टमेंट 6 लाख, देन इंटरेस्ट रिसीवेबल 67,500, देन प्रीपेड सैलरी 1 लाख, देन हाँ रवि 30, अच्छा 49,750, और गुरु 36,500, देन शनि 24,100, देन prepaid rent 30,000, then cash 12,58,500, then SBI 8,06,000, इतना ही है। ओके, आता टोटला है 34,89,000, 18,000 क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा मैंने, अच्छा और भी है मतलब, अच्छा ठीक है, एक मिनट, इंटरेस्ट रिसीवेबल तो लिख दिया ना, क्लोजिंग स्टॉक हाँ 1,40,000, और कुछ छोटा है, ठीक है। देखो अभी टोटल 34,950, 34 लाख टैली हो रहा है क्या? ये टैली क्यों होना चाहिए, सोच के देखो यार। मैंने शुरुआत जब की डुअल एस्पेक्ट लगाया, डुअल एस्पेक्ट में मैंने हर ट्रांजैक्शन में एक अमाउंट डेबिट किया तो वही अमाउंट क्रेडिट भी किया, हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट मैच करते हुए चला। तो भाई साहब सब होने के बाद ट्रेडिंग पीएनएल सब क्लोज होके यही तो अकाउंट बचे कुचे थे। तो अगर मैंने हर एक एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर किया है तो फाइनली भी डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। वही लॉजिक से ये हो रहा है टैली, ये कोई जादू से नहीं होता। गेटिंग मी? इसके पीछे कारण क्या है? डुअल एस्पेक्ट। गॉट इट? हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अभी काम है तो अपन ने अलग अलग लिख दिया, अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा लिस्ट है तो सबको मर्ज करके डेटर्स लिख दो। ठीक है, अब जरा याद करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 कुछ तो भी थियरी पढ़ रहे थे, वो थियरी पढ़ते तो जरा ध्यान से देखो। व्हाट वी आर लर्निंग इज बेसिकली ग्रुपिंग। क्या कहा मैंने? ग्रुपिंग। लेट्स अंडरस्टैंड, ये मैंने पहले भी बताया है, आप बैलेंस शीट को देख के समझेंगे। ग्रुपिंग, मार्शलिंग। ठीक है, व्हाट इज ग्रुपिंग? ग्रुपिंग इज बेसिकली यहां पर जो मैं चीजों को देख रहा हूं, इन चीजों को अगर मैं झुंड बना लूं, ग्रुप बना लूं, तो कैसा ग्रुप बनाऊं? मिलते जुलते चीजों का ग्रुप। जैसे यहां पर मुझे अगर ध्यान से देखो तो ये जो लायबिलिटीज दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल, एसबीआई लोन एंड मैक एंड कंपनी। मैक एंड कंपनी से मैंने असेट खरीदा था, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बराबर? ये लॉन्ग टर्म पे पे करना है, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या अनलिमिटेड। कैपिटल तो अनलिमिटेड है, बराबर। लेकिन उसी के नीचे ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हो गए मेरे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। बराबर? इन्हीं को हम कहते हैं क्रेडिटर्स। सॉरी, माय मिस्टेक। इसी को हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ?
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जो शॉर्ट टर्म में पेएबल है। समझ रहे हो? इसी तरह से कहना से कि यहां पर भी कुछ कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड किए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन, इन्वेस्टमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म है। दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स को ही हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स कहने की जगह इन्हें क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है? अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स में यहां चारों मुझे टैंजिबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पे गुडविल, पेटेंट राइट, ऐसे इंटैंजिबल एसेट्स भी हो सकते थे। तो टैंजिबल भी हो सकता है, इंटैंजिबल भी हो सकता है। ठीक है? इसके बाद ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल, भाई अभी रिसीवेबल है, ये 10 साल बाद थोड़ी मिलेगा, ये अभी मिलेगा। प्रीपेड सैलरी, ये आने वाले 2 महीने का प्रीपेड है। रवि से क्या हम लोग 10 साल बाद पैसे लेंगे? भाई अभी लेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कलेक्ट कर लेंगे। ये सभी से अभी पैसे लेने। प्रीपेड रेंट भी अभी आने वाले 2 महीने का है। कैश बैलेंस, भाई ये अभी लिक्विड है, कैश बैलेंस कभी भी खर्च हो जाता है हमारा। बैंक बैलेंस भी। क्लोजिंग स्टॉक, भाई बेचने के लिए स्टॉक रखा है, दिखाने के लिए थोड़ी। करेक्ट? तो ये सारे के सारे क्या हो गए? शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स को ही हम कहते हैं करंट एसेट्स। समझे बात को? ऐसे और भी क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे तो करंट एसेट्स जो होता है, ये करंट एसेट्स तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम कई बार हम लोग एनालिसिस में जाते हैं। एनालिसिस मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के एनालिसिस होते हैं। जैसे क्या मैं करंट लायबिलिटीज को पे करने की हालत में हूं? क्या मैं सॉल्वेंट पोजीशन में हूं? यह जानने के लिए बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट होते हैं। जैसे एक रेशियो कुछ लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, करंट रेशियो। ठीक है? करंट रेशियो ये देखता है कि करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए क्या मेरे पास सफिशिएंट करंट एसेट है। अगर मुझे शॉर्ट टर्म में पे करना है तो शॉर्ट टर्म में क्या मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ये देखा जाता है। लेकिन फिर यहीं पे आता है एसेट टेस्ट सिचुएशन। एसेट टेस्ट क्या होता है सर? एसेट टेस्ट मतलब एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन। पैंडेमिक, लॉकडाउन लग गया, क्या हुआ बिजनेसेस का? आया प्रॉब्लम। ठीक है? ऐसे बिजनेस में अचानक अनसर्टेन कुछ कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। अब ऐसे में कितने सारे बिजनेसेस ने यह सिचुएशन फेस किया कि लोग उनके दरवाजे पे आ गए, हमारे पैसे दो, क्रेडिटर आ गया मेरे पास, मेरे पैसे अभी मुझे दो। ठीक है भाई साहब, उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, अब कहां से दूं? तो मेरे को देने के लिए करंट एसेट्स ही मेरे पास। तो क्या ये सारे करंट एसेट्स इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है? सोच के देखो, इन्वेंट्री नहीं है, पैंडेमिक लगा है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, मैं चाहता हूं कि बिके, लेकिन पैंडेमिक है, कोई खरीद ही नहीं रहा, क्या करेंगे? एसेट टेस्ट सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है फेल। समझ रहे हो बात को? लेकिन कैश is very good in asset test situation. Bank balance is very good in asset test situation. Getting me? तो हम लोग अलग अलग तरह से कंजर्वेटिव होके एनालिसिस करते हैं कि भाई साहब ये करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए चल स्टॉक को छोड़ दे, चल डेटर्स को भी छोड़ दे, ये सब चीजें मेरे पास कितना है, क्या सफिशिएंट है? अगर है तो आई एम इन अ सेफ पोजीशन, नहीं है तो आई एम नॉट इन अ सेफ पोजीशन। कुछ समझ में आ रहा है? गेटिंग मी? तो ये सब चीजें की जाती है, ये बैलेंस शीट से आगे चल के होता है एनालिसिस। आपके डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स में आपने देखा होगा, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, लास्ट में लिखा था ये रिजल्ट्स है। सो रिजल्ट्स निकाल के हमारा काम नहीं होता, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, वहां तक हमारा काम होता है। गॉट इट? ये हुआ ग्रुपिंग। अभी तो मैंने थोड़े से ही बताया, और भी ग्रुपिंग होते हैं, लेकिन अभी उतना आपने को जाना नहीं है, सिर्फ मतलब समझना है ग्रुपिंग का। मार्शलिंग, व्हाट इज मार्शलिंग? मार्शलिंग जैसे मैंने बताया था यार, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। यहां पर जो अकाउंट है अलग अलग पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हुए, तो मैं अगर सीक्वेंस में लिखूं, जैसे ये अनलिमिटेड के लिए है, ठीक है, ये 20 साल के लिए है, ये 10 साल के लिए है, ये 3 महीने है, ये 2 महीने है, ये 1 महीने है, ये 20 दिन है, ये 15 दिन और ये 10 दिन। क्या दिख रहा है? जो सबसे ज्यादा दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड है उसे मैंने सबसे पहले लिखा, और जो सबसे कम दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड है उसको सबसे लास्ट में लिखा। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ परमानेंस। गेटिंग मी? व्हेन आई राइट थिंग्स इन अ सीक्वेंस सो दैट आई गेट बेटर विजिबिलिटी। ठीक है? अगर मैं मस्त मिक्स करके लिख दूं तो मुझे उतना अच्छे से विजिबिलिटी नहीं मिलता है, लेकिन सीक्वेंस में दिखे तो मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। दिस इज कॉल्ड एज मार्शलिंग।
दोनों सीक्वेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे ऑर्डर ऑफ परमानेंस लिखा, इसी को उल्टा कर देता, इंटरेस्ट पेबल पहले लिखता और कैपिटल लास्ट में लिखता, तो ये क्या हो जाता, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कुछ समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट इन चीजों पे क्वेश्चन पूछने का एक ही रीजन है इंस्टीट्यूट का, अगर इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, गेम लेने के मूड में पूछता है, नथिंग एल्स। क्योंकि इंस्टीट्यूट को यह मालूम है कि 80% जनता जो सीए फाउंडेशन देने आ रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट है विद अकाउंट्स। क्या अरे फाइनल अकाउंट्स बचपन का रे, क्या टेंशन ही क्या है, ऐसे कर लूंगा मैं। उनको मालूम रहता है कि ये मेंटेलिटी से लोग आए, और वो लोग कैसे इंटेंशन से रहते हैं, आजा बेटा, आता ना तेरे को, आजा चल बता ग्रुपिंग मार्शलिंग, ग्रुपिंग मार्शलिंग लिख, शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रुपिंग मार्शलिंग। ग्रुपिंग मार्शलिंग आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया यार, दिमाग खराब, बहुत ही हार्ड है यार, बहुत ही हार्ड है यार। अरे यार ये हार्ड नहीं है, ये हमारी गलती है, हम नहीं पढ़ के जा रहे। किडिंग नहीं, हर बार ब्लेम इंस्टीट्यूट पे नहीं जाता, कभी कभी ब्लेम अपने पे भी आता है। ओके तो अब अगर ग्रुपिंग मार्शलिंग पे क्वेश्चन पूछा, लिख पाओगे पक्का? आज आपका ये होमवर्क है, घर जाके सब लोग इस पे थ्योरी लिखोगे अपने मन से, और मुझे उसका फोटो खींच के सब भेजोगे। ग्रुपिंग पे अलग, मार्शलिंग पे अलग लिखोगे पक्का? ठीक है, देखते कितने जनों को याद रहता है। ओके कुछ समझा क्या किया हम लोगों ने? खत्म हो गया ये साल, खत्म हो गया ये साल। अब अगले साल क्या किया जाता है? अगले साल हम लोग पास करते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब अगले साल की शुरुआत हो रही, ये साल हो गया खत्म, अगला साल शुरू हो रहा है। अगले साल में क्या करते हैं, जो पिछले साल का क्लोजिंग एंट्री था उसी को उल्टा कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ कौन से अकाउंट्स को अपन ने क्रेडिट किया था, वो सारे नाम बताना। सबसे पहले फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 36,000। ये अगले साल के बुक्स है, दिस इज नेक्स्ट ईयर्स बुक्स। ठीक है, नया खाता खुला, जैसा आप हर साल के लिए नया रजिस्टर बनाते हो, ये अगला साल आ गया, अगले साल का नया जर्नल बुक हम लोग बना रहे हैं, जर्नल प्रॉपर, वहां पर ये एंट्री लिख रहे हैं। ठीक है, ये कब हो रहा है, 1 Jan ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना था ये, 45,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,75,000 ना, याद हो गया बिन। मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 67,500। उसके बाद प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख। उसके बाद रवि अकाउंट डेबिट 49,750। ठीक है, उसके बाद गुरु अकाउंट डेबिट अमाउंट 36,500। उसके बाद सैलरी अकाउंट, सैलरी शनि अकाउंट, हाँ शनि अकाउंट डेबिट 24,100। देन प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 30,000। देन कैश 12 lakh। SBI
856,600 क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। एक मिनट रुक जाना। हाँ, जब हम लोग यहां लिख रहे हैं ओपनिंग एंट्री में, बस यही एक फर्क पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का नाम बदल के कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सनसेट अलग वर्ड होता है, सनराइज अलग वर्ड होता है, होता तो सन ही है। तो वही बात है यार, यहां पर भी स्टॉक तो वही है, लेकिन पिछले साल उसको क्लोजिंग कह रहे थे, इस साल उसको ओपनिंग कहेंगे बस। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 1,40,000 बराबर। दिस वॉज द मेन रीजन, इसी के लिए मैंने यहां पर ये ओपनिंग एंट्री आपको करवाया। ओके, उसके बाद 2 कैपिटल 954,150, 2 SBI लोन 20 लाख, मैकन कंपनी 1,50,000, सैलरी पेबल 55,000, इंटरेस्ट पेबल 192,500, टिचकुले कितना 33,000, देन धमाले 22,000, फिर सिंह ट्रांसपोर्ट 10,000 बराबर। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल 2,300 और दैट्स इट। ओके, बीइंग assets and liabilities brought forward, इसमें अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, टिचकुले और धमाले, इनको मैं कहूंगा क्रेडिटर्स फॉर गुड्स या ट्रेड पेबल। ठीक है, लेकिन सैलरी पेबल, इंटरेस्ट पेबल, सिंह ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, इन सबको कहूंगा अदर क्रेडिटर्स। ठीक है, या अदर लाइबिलिटीज, ऐसा कुछ तो मैं नाम दूंगा। ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि किनको लाइबिलिटी गुड्स के लिए है और किनको दूसरे रीजन से है। अब अक्सर होता यह है कि इतना कौन लिखेगा यार। देखो, मैं आराम से, मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी कि मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता था बिना लिखे, लेकिन मैंने भी लिखा है ना। मैं तो आराम से कट कॉपी पेस्ट यहां से कर सकता हूं यार, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेरे पास थोड़ी रजिस्टर है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप लोग भी लिखो। और ये आप लोगों के लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आप लोगों के लिखने से ये फर्क पड़ेगा कि आज तो समझ गया भैया, लेकिन हफ्ते 10 दिन रुक जाओ, इसको मत देखो, भूल जाओगे। एग्जाम के पहले तो कुछ भी याद नहीं आएगा, तब ये जो आपने अभी लिख के रखा है ना, ये तब काम में आएगा, तब आपको हेल्प करेगा कि ये याद आ रहा है। ये स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप लोग ऑनलाइन हो, क्योंकि यहां पर तो मैं देख रहा हूं फेस टू फेस कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं उनको फेस टू फेस बता दूंगा कि भाई ये गलती कर रहे हो। ऑनलाइन में आप लोगों को खुद को ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे नहीं लिख रहे हो, आप लोग अगर बेड पे बैठे बैठे लैपटॉप चालू करके मस्त ऑनलाइन में होता है ना, लॉकडाउन के वक्त किया था कि नहीं ऐसा बरमुडा में बराबर। तो वो जो होता है, तो अगर उस तरह से हम लोग इसे देख रहे हैं, देन इन दैट केस इफ यू डोंट राइट, तो आगे चल के रिवीजन में तकलीफ होगी। इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, मेरे लास्ट बैच के दो जन थे जिन्होंने ऑनलाइन लिए थे दोनों ने, लेकिन दोनों का डिसिप्लिन मानने लायक था और दोनों ने स्कोर करके आए। ठीक है, एक ने 76 स्कोर किया, एक ने 79 स्कोर किया। दोनों ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे। ठीक है, लेकिन
एक दिन स्किप नहीं, एक चीज स्किप नहीं, एक होमवर्क स्किप नहीं, नथिंग, हर एक चीज प्रैक्टिस करके गए थे। ठीक है, सो यही चीज मैं अभी आपको भी कह रहा हूं। ऑफलाइन में तो ठीक है, मैं देख रहा हूं, ऑनलाइन में ये डिसिप्लिन आपको जरूरी है मेंटेन करना। वैसे ऑनलाइन में भी मॉनिटर्ड है थ्रू द ऐप, तो उससे पता तो चल ही जाएगा। ठीक है, राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग। अब जो लोग नहीं कर रहे होंगे वो भी ऐप में पता चल जाएगा। सो मेरा फोन आ जाएगा उन लोगों को। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। जर्नल एंट्री पास के लिए पोस्टिंग तो केलेच नहीं, करो पोस्टिंग। ठीक है, तो आप लोग उसके बाद फिर से एक लेजर देख रहे हो, ये अगले साल का लेजर है, ये एक और रजिस्टर बनता है अगले साल। अब यहां पे लेजर फोलियो नंबर 1 बनाओगे आप, फर्नीचर अकाउंट। यहां लिखा जाएगा 36,000 और यहां लिखा जाएगा 11 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, अब सही में कंटाला आ रहा होगा सबको। ये एक चीज आराम से फुर्सत में घर पे होमवर्क के फॉर्म में लिखना, लेकिन इसको लिखना जरूर। ओके, ये होमवर्क है आपका, आराम से लिखना इसको, अभी बहुत बोर मारेगा। ओके, जमाई बात कुछ क्लियर हुआ? और इसके साथ साथ एक चीज और है, ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट कहां से आता है? पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आता है। ओके, कुछ मजा आया? जंबो क्वेश्चन सर, थक गए सर, इतना था, इतना लिखना पड़ा, इतना कभी नहीं किए सर। तो बात सोच के देखो, कैन आई से कि ये एक क्वेश्चन वॉज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ जर्नल, ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, ऑफ लेजर, ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड ऑफ फाइनल अकाउंट्स। 6 चैप्टर कवर हो रहे हैं एक क्वेश्चन में, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज भी आ रहा है। 7 चैप्टर्स। मजा आया? चलो, फाइनल अकाउंट्स खत्म नहीं हुआ वैसे अभी। इन्वेंटरी, ठीक है। जितना जनों ने मेरे पास प्री वैल्यूएशन फॉर्म भरवाया था, मुझे याद है कम से कम आधे जनों ने इन्वेंटरी स्किप किया था। ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद एनपीओ। चलो, हाँ नहीं, देयर विल बी अ प्रॉपर सीक्वेंस। ओके, हाँ जी, ये हो गया। हाँ, दिस वॉज बेसिकली बेसिक्स का मॉड्यूल। यहां पे बेसिक्स क्लियर हो गए। अब एडवांस्ड, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये सब एडवांस्ड है। नहीं मिलेगा लेकिन वो, ठीक है। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं वापस फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स की जर्नी को अभी कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स। उम्मीद करता हूं सबको समझा ना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? एडजस्टमेंट्स। अब शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब क्लैरिटी आ रहा है, जरा समझने की कोशिश करो। ट्रायल बैलेंस बन चुका, एडजस्टमेंट में कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये पॉइंट्स क्या है? ऑडिटर साहब आए, ऑडिट किया, गलतियां नजर आए, उन्होंने हमको बता दिया। तो ये हमारे सामने आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स। सो व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट एरर्स व्हिच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। मस्त 11th-12th में आदत थी नहीं, एक टेबल रहता था, एडजस्टमेंट्स लिखे रहते थे और उनके 2 इफेक्ट लिखे रहते थे, जिसमें प्लस माइनस लैंग्वेज में मस्त रट्टा मार के जाते थे अपन। फिर लास्ट में टेंशन आता था, क्या था यार, भूल गए, है ना। तो अभी वही चीज हम लोग देखने जा रहे हैं लॉजिकली। ओके, बीच में एक वीडियो देख रहा था मैं, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, मेरा वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा जरूर आता है। जस्ट शेयरिंग दिस फीलिंग विथ यू। बीच में एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, ठीक है, शुरू के 15 मिनट तक सिर्फ ये बोला गया कि कोई कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, फाइनल अकाउंट्स में इतना लॉजिक होता है, कोई नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब हम लोग एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। मैं पहले 15 मिनट में बड़ा इंप्रेस हो गया, बोला चलो यार कोई तो मिला जो सच में कॉन्सेप्ट को बता रहा है। ठीक है,
फिर देखा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन, तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, तो वही एडजस्टमेंट्स को इधर मार्क कर लिया। फिर ट्रायल बैलेंस ये कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है, ये कहाँ आता है, पीएनएल में आता है, ये कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है, ये इधर प्लस, ये इधर माइनस। मैं और 20 मिनट तक देखता रहा, बोला भैया लॉजिक कहाँ है, ये तो प्लस माइनस ही कर रहे हैं, यही तो सब लोग करते हैं। फिर फॉरवर्ड कर करके थोड़ा देखा, वही। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रेंड जो फैल चुका है, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना कि मोदी ये करो वो करो, भाई इतना गंदगी फैल चुका है कि सुधारना इतना आसान थोड़ी है। सो यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पर भी, हमारे अकाउंट्स में भी गलत चीज़ इतना बुरी तरह से फैल चुका है कि अभी वो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग तो कोशिश करें, पूरी इंडिया में भले ही अभी वो पहुँचना मुश्किल है, लेकिन हम लोग शुरुआत तो करें, कोशिश तो करें। एंड दिस इज माई मिशन इन फ्यूचर कि आगे चल के पूरी इंडिया में लोग अकाउंट्स पढ़े, लेकिन सही तरीके से, सही फाउंडेशन क्लियर करके। यही मेरा मिशन है। अब देखते हैं कहाँ तक वो पूरा होता है, ठीक है। कोशिश तो कर रहा हूँ, देखते हैं, ठीक है। चलो, आप लोगों को तसल्ली हो रहा है कि नहीं, यकीन हो रहा है कि नहीं कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, कि मैं भी वैसे बोले जा रहा हूँ, लग किसी को नहीं रहा। अभी लग रहा है आपको कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो आप लोग, पक्का? मैंने वो प्री इवैल्यूएशन फॉर्म में एक क्वेश्चन रखा था यार, जिन्होंने भरा है, डू यू फील दैट यू लर्न अकाउंट्स कॉन्सेप्चुअली, ऐसा करके, तब मैं उनको मतलब भी बता रहा था वो प्री इवैल्यूएशन फॉर्म में, ठीक है। अब आपको वो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो क्वेश्चन क्यों डाला था। ओके, चल लेट्स सी नाउ वन बाय वन। सबसे पहले हमारा फेवरेट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, किधर आ रहा है, इन एडजस्टमेंट। अब जरा आराम से, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिखा, मतलब क्या हुआ कि हमने क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास कर ली है। अब ट्रेडिंग बनने से पहले ही अगर हमने एंट्री पास कर दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन एडजस्टेड इन परचेज अकाउंट। इन दैट केस परचेज अकाउंट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड परचेज अकाउंट। गया दिमाग में? ठीक है, तो ये दिख रहा है कहां, एडजस्टमेंट्स में। ओके ओके, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन बराबर है क्या? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एंट्री पास नहीं हुई, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्या करोगे एंट्री? जरा सोच के देखो, अगर ये एडजस्टमेंट्स में है तो हमेशा यही अज्यूम करना कि परचेज अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो अब मुझे इसकी एंट्री कैसे पास करनी होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी अगर एडजस्टमेंट में दिखा तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, वॉट एवर इज द अमाउंट। ओके, हेंस इसकी पोस्टिंग करनी होगी। कहां कहां करेंगे, एक तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में करोगे डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में करोगे क्रेडिट, बराबर। सो इफेक्ट क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, ओके, इसका बैलेंस होगा कैरी फॉरवर्ड। ये डेबिट बैलेंस है मेरे ख्याल से, है ना। तो सिंस डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए इसे कहां लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड, बराबर। और ये क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये दो इफेक्ट हम लोग रट्टा मारते हैं। अभी भी वही चीज कंटिन्यू करो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट समझ लो, ठीक है। हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट क्यों किया, बाय एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। व्हाई आर यू क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अगर मैं वो क्रेडिट ना करूं तो ट्रेडिंग का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता। डेबिट साइड इज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, क्रेडिट साइड इज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स परचेज नॉट नेसेसरीली मैच विद द यूनिट्स सोल्ड। तो वो मैच हो, सही प्रॉफिट पता चले, दैट इज द रीजन हम लोग यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर रहे हैं। क्या ये दिमाग में गया? तो इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, इफेक्ट नंबर 2 बैलेंस शीट असेट साइड, बरोबर। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अनरिकॉर्डेड कैन आई से अगेन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। तो एंट्री पास करनी होगी, क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज। परचेज की एंट्री पास नहीं की है तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कैश परचेज रिकॉर्ड ना होने के चांसेस बहुत कम है, कैश पे करते हैं ना अपन, चांसेस बहुत कम है, तो ज्यादातर ये क्रेडिट परचेज ही होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, पोस्टिंग करना पड़ेगा फिर, एक तो परचेज अकाउंट में और दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट में। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, परचेज अकाउंट ऑलरेडी हैज अ डेबिट बैलेंस, creditors account already has a credit balance. So when you are debiting here, इसको जब यहां पे डेबिट कर रहे हो, so effect क्या हुआ, add हो रहा है in purchase. So first effect is add to purchase account. ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट कहां लिख रहे हो, यहां, ओके क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स ऑलरेडी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, आपने उसका सेकंड इफेक्ट यहां पे लिखा है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ऐड, ठीक है, सो ऐड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यू नो व्हाट, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, सबसे बड़ी गलती यह है कि आपके सामने कॉन्सेप्ट होने के बाद भी अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज करके रट्टा मार के गए, यह है सबसे बड़ी गलती। गेटिंग मी, मतलब आपके सामने अमृत पड़ा है और दारू पड़ा है, हम लोग अमृत को ठोकर मार के दारू पिएंगे, ऐसी गलती कर रहे हो आप। समझो बात को, देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी। मैं समझ रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है, देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी। एक उम्र बढ़ाता है, एक उम्र घटाता है। ठीक है यार, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी सब मालूम रहता है डिटेल, यार हद है। हैं? एज क्या है सबकी, उम्र क्या है, फिर भी सब मालूम है सबको। अब ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, पता चला मेरे से ज्यादा मालूम है। कुछ जमा, प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग प्लस माइनस लैंग्वेज में जरूर याद करके चलते हैं, बट एक्चुअली इट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे डेबिट क्रेडिट यहां पे बताना पड़ रहा है आफ्टर 11th एंड 12th, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या करें यार, यही ट्रेंड हो गया है। तो प्लीज वो डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज में वापस आओ प्लस माइनस से। अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, आगे अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस रिसीवेबल तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो एक्सपेंस पेबल। ओके, अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब, मान के चलो मैंने खर्चा 12 महीने की जगह सिर्फ 10 महीने का ही एंट्री किया है। ठीक है, एंट्री करना चाहिए 12 महीने का, मैचिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने सिर्फ 10 महीने का ही एंट्री किया है, तो 2 महीने का मैंने एंट्री किया ही नहीं। दिस इज ऑल्सो एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, यहां पे लिख के रखो, आउट ऑफ 12 months 10 months एंट्री पास्ट, 2 months एंट्री नॉट पास्ट। ठीक है, तो आपको ये 2 months का एंट्री पास करना होगा। कैसे एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेबल। पे तो किया नहीं, इसलिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेबल। पोस्टिंग करोगे एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में और एक्सपेंस पेबल के क्रेडिट में। ठीक है, एक्सपेंस विच ऑलरेडी हैज अ डेबिट, आपने यहां पे और डेबिट किया, मतलब क्या हुआ, एड टू एक्सपेंस। अब ये जो भी एक्सपेंस है, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, जो भी है, उस एक्सपेंस को ऐड कर रहा हूं। ऐड मतलब क्या, आई एम डेबिटिंग इट। ओके, दूसरा इफेक्ट कहां आ रहा है, एक्सपेंस पेबल, यहां पे क्रेडिट हुआ, दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट, बराबर, दिस इज अ लाइबिलिटी, बराबर, तो इसका बैलेंस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस,
सो क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी ये कहां आएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। भाई पढ़ वही रहे हैं, सेम चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार कम से कम मतलब समझ के पढ़ रहे हैं। देखो फाइनल अकाउंट्स ये मतलब बगैर बगैर भी आगे बढ़ सकते थे हम लोग, बढ़ सकते थे कि नहीं? फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन 11th 12th में भी किए हैं ना अपन ने, कौन सी बड़ी बात है? टैली फिर भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क है यार, एक पढ़ाई सीए की है। ओके, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब क्या? इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। ओके, यानी फिर से 12 महीने का इनकम है, मान के चलो मुझे 6 महीने का इनकम मिला, 6 महीने का इनकम नहीं मिला, तो ये जो नहीं मिला इसकी एंट्री पास करनी है। इसकी एंट्री मैंने अभी तक पास नहीं किया, तो एंट्री पास करना पड़ेगा। मुझे एक तरफ इनकम दिखाना होगा 6 महीने का, और दूसरी तरफ पैसे नहीं आए, सो पैसे इज रिसीवेबल, ये दिखाना होगा। एंट्री क्या करेंगे? इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट और इनकम अकाउंट में क्रेडिट। इनकम अकाउंट विच मे ऑलरेडी बी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, ओके, यहां पे आप और क्रेडिट कर रहे हो, तो इफेक्ट नंबर 1, एड टू इनकम। क्या हुआ? अच्छा, एड टू इनकम बराबर, और ये इनकम रिसीवेबल में डेबिट किया आपने, यहां पे डेबिट आ गया, राइट? इनकम रिसीवेबल, सॉरी मैंने यहां पे ऐसा लिखा है, रिसीवेबल, रिसीवेबल, ठीक है। दिस इज एन असेट फॉर अस, सो इसका बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए ये कहां आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, और भी है अभी, लेकिन कुछ बाकी के एडजस्टमेंट्स अपन कंटिन्यू करते बाद में, आज रुक जाते हैं, ठीक है। 2 दिन से मैं क्लास एक्सटेंड कर रहा हूँ, आज भी करूँगा तो बाहर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे सर, ठीक है, इसलिए रहने देते हैं आज, ओके।